साथियों, आज मैं सबसे पहले तो आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको आज़ादी मुबारक हो। लेकिन एक सवाल है, क्या वास्तव में भारत के लोगों तक, हर घर तक आज़ादी पहुंची है? क्या भारत में तरक्की के रास्ते सब लोगों के लिए समान रूप से खुले हैं? क्या देश में अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, दलित हो या पिछड़ा हो या अगड़ा हो, क्या सभी के बच्चों के लिए समान अवसर हैं? क्या पढ़ने का माहौल सबको एक जैसा मिल रहा है? क्या आगे बढ़ने का रास्ता और माहौल सबको एक जैसा मिल रहा है? इन बातों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अभी 1 अगस्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट आया, देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब सरकार, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, जजों ने 6-1 के अनुपात से एक जजमेंट दिया, जिस जजमेंट में उन्होंने अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को जायज ठहराया। तो सवाल ये है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति के अंदर, जनजाति के अंदर, पिछड़े वर्ग के अंदर कुछ जातियां आगे चली गई हैं तरक्की में और कुछ जातियां पीछे रह गई हैं। जो पीछे रह गई हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए कि वो आगे आएं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि देश में सरकारी नौकरियों के ऊपर मात्र 2% भारत का धन खर्च होता है, लेकिन 98% यानी 98% धन जो दूसरे क्षेत्रों में है, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की भागीदारी क्यों नहीं? क्या आरक्षण के नाम पर तमाम देश के लोगों को गुमराह नहीं किया जा रहा है? क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात की जानकारी है कि देश के धन संपदा के अंदर 90% पर केवल 10% अगड़ों का कब्जा है और बाकी के 10% में देश के 88 से 90% लोगों का हिस्सा है? तो ये असमानता के बारे में मुझे लगता है कोर्ट को जानकारी नहीं दी गई। और साथ ही साथ कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। अभी पता चला, जब संसद चल रही थी तो संसद के अंदर एक मंत्री जी ने एक सांसद के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के अंदर 89 सचिव की नौकरियां हैं। जो आईएएस, सीनियर आईएएस होते हैं, जो देश की नीति निर्धारित करते हैं, वो 89 हैं। लेकिन यह जानकर बड़ा दुख पहुंचा कि इस 89 में जो लगभग 52% ओबीसी समाज है, उसका एक भी सचिव 89 में नहीं है। अनुसूचित जाति का 89 में एक सचिव है और अनुसूचित जनजाति का 89 के अंदर 2 सचिव हैं। इसका मतलब जो देश की नीति निर्धारित करने वाली संस्था है, जिसको हम कैबिनेट सेक्रेटरी और अदर सेक्रेटरीज बोलते हैं, जो देश की नीति निर्धारित करते हैं, योजना बनाते हैं, योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं, उसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की भागीदारी ना के बराबर है। तो फिर योजनाओं में इनको लाभ मिलेगा कैसे? फिर इन दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के लिए विकास की योजनाएं कौन बनाएगा जब उनके प्रतिनिधि यहाँ सचिवालय के अंदर नहीं होंगे? इसके साथ साथ इस उपवर्गीकरण का जो आधार बताया गया, मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने वो आंकड़े रखे ही नहीं गए, क्योंकि उसमें दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का, यानी कि कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। एक डाटा मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप अपडेट हो जाएं। अपडेट होने के बाद आप जान पाएं कि सच्चाई क्या है, किसके हिस्से में क्या आया, कौन आगे बढ़ गया, कौन पीछे रह गया। क्योंकि अभी तो इस बात की जानकारी नहीं है कि किस किस जाति की देश में कितनी जनसंख्या है और किस किस नौकरी में किस किस जाति को कितना हिस्सा मिला। तो ये एक डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अखबार के अंदर छपा। इसमें केंद्र की सरकार के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में, यानी ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इसमें कितनी हिस्सेदारी मिली और कितनी वैकेंसियां खाली हैं, आप जान के चौंक जाएंगे। ए ग्रुप के अंदर पिछड़े वर्गों की 60.9% सीटें खाली पड़ी हैं, अभी तक भरी नहीं गई हैं। बी ग्रुप के अंदर पिछड़े वर्ग की
74.8% वैकेंसियां खाली है, भरी नहीं गई है। केंद्र सरकार उनको भरने की मनसा ही नहीं रखती। और उससे भी नीचे, सबसे नीचे सी ग्रेड की पदों पर भी 60.3% वैकेंसीज केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं। और रही बात डी ग्रेड की, डी ग्रेड को पहले ही आउटसोर्स करके ठेकेदारों को दे दिया गया, जिसमें आपका रिजर्वेशन पहले ही छीन लिया गया। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो ए ग्रुप के अंदर 48.5% वैकेंसियां खाली हैं। ग्रुप बी के अंदर 60% वैकेंसियां अनुसूचित जाति की खाली है और 45.8% सी ग्रुप की वैकेंसी अनुसूचित जाति की खाली हैं। अनुसूचित जनजाति की ए ग्रुप में 53.2% वैकेंसी खाली है। बी ग्रुप के अंदर 60.7% वैकेंसी खाली है और सी ग्रुप के अंदर 53.3 यानी 53.3% खाली हैं। तो फिर हिस्सेदारी मिलेगी कैसे? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की जो कमजोर जातियां हैं उनको हिस्सेदारी मिलेगी कैसे? और उनको हिस्सेदारी देने के लिए सरकारों को रोका किसने है? क्योंकि जब वैकेंसी खाली है वो भरी नहीं जाएंगी तो फिर उनको हिस्सेदारी मिलेगी कैसे? और इसके साथ साथ एक और सवाल है। सवाल ये है कि इन ग्रुप ए, बी, सी की वैकेंसी को भरने के लिए रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के लिए एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, लेकिन देश में शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोगों के पास अपने बच्चों को वो ग्रेजुएशन की डिग्री या प्रोफेशनल कोर्सेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, मैनेजमेंट की, आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल करने के लिए, लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपया सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए चाहिए, जो इन वर्गों के पास नहीं है। तो वो जो जातियां जो पीछे रह गई, कमजोर हो गई, या अनुसूचित जाति के लगभग सब जातियां, 99% अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, 98% पिछड़ी जाति के लोग 15 से 20 लाख रुपया खर्च करके अपने बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री कराने का खर्चा नहीं उठा सकते। तो वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन बड़ी पोस्टों के लिए चाहिए, वो जब क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी तो वो लोग उस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो इनको हिस्सेदारी, भागीदारी मिलेगी कैसे? क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये सारे आंकड़े सरकार ने रखे? या जो वकील वहां प्रस्तुत हुए, जिन्होंने आर्गुमेंट किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, क्या इस तरह के सारे आंकड़े कोर्ट के सामने रखे गए कि क्यों इन समाजों के बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, क्यों उनसे पढ़ाई छिन रही है? क्योंकि उनके पास हायर एजुकेशन लेने के लिए पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं होगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो उन पर्टिकुलर अच्छी नौकरी के लिए चाहिए, वो उस एग्जाम में बैठ कैसे पाएंगे? क्या एग्जाम में उनके लिए कोई अलग से छूट है? उन्हें क्वालिफाई मार्क्स तो सबको बराबर चाहिए, सारी अनुसूचित जातियों को बराबर चाहिए, पिछड़े वर्गों को बराबर चाहिए, जनजातियों को बराबर चाहिए, उसमें तो किसी के लिए कोई छूट नहीं है। तो सवाल यह है, उसके लिए कोचिंग भी चाहिए, कोचिंग का पैसा कौन देगा? हायर एजुकेशन का पैसा कौन देगा? और उनके पास नौकरियां भी उनकी आपने प्राइवेटाइज करके छीन ली है। ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने बेच दी है। जिस तरह की स्थिति ये केंद्र सरकार की नौकरियों की है, लगभग ऐसी ही स्थिति राज्य सरकार की नौकरियों की भी है। वहां भी 50% से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी है और ना केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इस बात के प्रति ईमानदार हैं कि इन वर्गों के बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उठा पाएं, उनको आगे बढ़ने का रास्ता बना पाएं। एक एक करके सारी सार्वजनिक उपक्रम केंद्र की भी और राज्यों की भी बिकती जा रही है। तो इन बच्चों को नौकरी मिलेगी कैसे? ये पूरा जजमेंट कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे आरएसएस की भावना को व्यक्त करते हुए लिखा गया हो। और इस जजमेंट से ऐसा भी लगता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों में बंटवारा करके उनमें आपस में लड़ाई करवाता हो। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आपको इसमें बिल्कुल नहीं उलझना है, आपको अपने अंदर बंटवारा नहीं करना है, आपको एकजुट रहना है और सरकारों पे ये दबाव बनाना है कि सच्ची आजादी तब होगी। हम 78वां स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन सच्ची आजादी तब होगी जिस दिन हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकारें उठाने शुरू कर देंगी। हमारे लोगों को इस बात की चिंता ही नहीं रहेगी कि हायर एजुकेशन के लिए जो लाखों रुपया चाहिए वो कहाँ से आएगा, क्योंकि सरकारें उस खर्चे को दें। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और साथ ही सरकारी नौकरियों को जो खत्म किया जा रहा है, जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेचा जा रहा है, उसको सरकारें रोके और सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बढ़ावा दे। उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आती है
तो वो जो मेरिटधारी लोग हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि उन सारी कंपनियों की बड़ी पोस्टों पर उन्हीं वर्गों के लोग बैठे हैं जो अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं। फिर भी अगर कोई कंपनी डूबती है तो उनकी फिर मेरिट कहाँ गई, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर ये आरक्षण को दोषी क्यों ठहराते हैं? क्योंकि आरक्षण में तो नौकरी आधी से ज़्यादा खाली पड़ी है, अभी मैंने आपके सामने रखा। और सच्चाई तो यह है कि सरकारी नौकरी में जो लोग मेहनत करके मशक्कत करके काम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादातर गरीब समाज के लोग हैं। पैसे वाले लोग वहाँ भी नौकरी में रह के भी ईमानदारी से काम नहीं करते, वो लोग रिश्वत के चक्कर में लगे रहते हैं, अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में लगे रहते हैं, और बाकी जो मेहनत का काम है वो दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग करते हैं। ये देखिए, ये गुर्जर समाज के हैं प्रवीण जी, लेकिन इनको भी शायद आज तक नहीं पता था कि इनके पिछड़े वर्ग से 89 सेक्रेटरी में एक भी सेक्रेटरी नहीं है। ये मुस्लिम समाज के ओबीसी से हैं, अलवी जी, हमारे अरकम जी, हाजी जी, इनके भी समाज से एक भी आदमी इस सचिवालय के अंदर नहीं है, ऊंची ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की नौकरियों में नहीं है। तो फिर कहाँ बराबरी का अवसर है, कहाँ लोगों के आगे बढ़ने का अवसर है? सरकारें लोगों के आगे बढ़ने का अवसर बनाना ही नहीं चाहती, बल्कि आपस में फूट डालो, शासन करो, उनको पढ़ाने की बजाय कैसे वोट मिले, कैसे अंधविश्वास पाखंडवाद बढ़ाकर इन लोगों को अच्छे मार्ग से भटकाया जाए, इन लोगों को तरक्की के मार्ग से भटकाकर अंधविश्वास पाखंडवाद में उलझाया जाए। क्योंकि जहाँ भी दंगे होते हैं या धार्मिक जुलूस होते हैं वहाँ आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग ही मिलेंगे। अगर कावड़ के अंदर भी जो लोग लेने जाते हैं उसकी भी सूची देखेंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे। तो इन वर्गों के लोगों को अच्छी आज़ादी और सच्ची आज़ादी चाहिए, तो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ भी एक जंग छेड़नी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने हक के लिए लड़ना होगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार।